हेलो बच्चों, नमस्कार है सारे बच्चों को। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। फिजिक्स का एग्ज़ाम बचा हुआ है नेक्स्ट, सीबीएसई वालों के लिए भी और आईएससी वालों के लिए भी। तो इसमें है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है बीच बीच में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो या छूट गया हो। तो मैंने क्या किया, एक फुल लेंथ पेपर देखता हूँ, क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊँगा और कुछ चीज़ें मैं इसमें से सॉल्व करके आपको बताऊँगा। जो इसमें से मेमोरी बेस्ड है, जो पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शंस है, मैं उसके नोट्स या फिर उसके वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लेना। ये पेपर आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाला है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम भूल चुके हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आने वाले बोर्ड में हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए, और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम जानते हैं बहुत ही अच्छे से तैयारी करी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों से बच गया होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन सबको मालूम है, प्री बोर्ड आप लोग बहुत बार दे चुके हो। टाइम 2 आवर, मार्क्स 35 है। क्वेश्चन आपके सामने है। डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो ये आपको ये पैसेज दिया गया है बच्चों, पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी इजी है। न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1911 बाय लॉर्ड रदरफोर्ड and his associates by experiments on scattering of alpha particles by atoms. He found that the scattering results could be explained if atoms consist of a small central massive positive core surrounded by orbiting electrons. The experimental results indicated that the size of the nucleus of the atom is ये न्यूक्लियस का जो साइज है वो ये ऑर्डर का है एंड thus 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस। रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस विथ मास ऑफ एटम, रेशियो फाइंड करनी है। मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ एटम, ये है। तो यहाँ क्या बोला गया है, रेशियो फाइंड करनी है। तो होता क्या है कि 99.9% तो हमारा जो है न्यूक्लियस वही अपने आप को रखता है। तो आप यूँ कह सकते हो कि जब मास की बात करेंगे तो पूरा का पूरा मास जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो न्यूक्लियस पे ही होता है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस 99.9% आप ले सकते हैं, यही लेना ही पड़ता है। मास ऑफ एटम 100 लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.99 यानी कि 1 के बहुत ही पास आएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये फर्स्ट का आंसर आएगा। ठीक है, इजी है, सब में तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे भी आंसर कर सकते थे। द मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, देखो इसमें भी पैसेज से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। द मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, ठीक है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रीटियम ये होता है, इनका मास नंबर का रेशियो 1 to 3 होता है। तो 1 to 3 हो गया, इसमें भी पैसेज से कोई मतलब ही नहीं था। डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज, देखो बच्चों डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस जो होता है एक कांस्टेंट फैक्टर होता है, वो किसी लाइटर या हेवियर से नहीं होता है, जो जिसका जो है वो कांस्टेंट होता है। तो सीधा सीधा आप कांस्टेंट में टिक मारोगे। ठीक है, इफ आर इज द रेडियस एंड ए इज द मास नंबर देन आर वर्सेस लॉग ए ग्राफ। देखो ये ग्राफ मांग रहा है, ये थोड़ा मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। आर इज द रेडियस, ए इज द मास नंबर। हमने एक फॉर्मूला किया था बच्चों रेडियस और मास नंबर को रिलेट करके, रेडियस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये फॉर्मूला था आपका न्यूक्लियस में, रेडियस और मास नंबर का रिलेशनशिप है ये। देन लॉग आर वर्सेस लॉग ए, यहाँ पर मुझे लॉग ले लेना चाहिए क्योंकि यहाँ लॉग की बात हो रही है। तो लॉग की प्रॉपर्टी भी आपको मालूम होनी चाहिए, लॉग आर इज इक्वल टू लॉग आर नॉट ए टू द पावर 1/3। लॉग की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए बच्चों। तो ये हो जाएगा लॉग आर, ये हो जाएगा लॉग आर नॉट प्लस लॉग पे पावर 1/3। ठीक है, आपको दिख रहा है उधर से, मुझे चेक करने दो कैमरा। जस्ट अ मिनट, यस अब सही है ना, अब सही है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो लॉग आर को लॉग आर ही रहने दो
ये कांस्टेंट फैक्टर हो गया log r नॉट प्लस 1/3 log ऑफ a, ठीक है। तो हमें क्या करना है, log r वर्सेस log a का ग्राफ पूछ रहा है, तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये c हो गया, ये m हो गया। तो ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कॉम्पेरेबल है। सो ये जो होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। तो यहाँ जब हम लोग टिक मारेंगे बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन के लिए जाएंगे, वेरी इजी। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ द गोल्ड आइसोटोप दिस एंड दिस इज रेडियस, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, वापस ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों आपको, ठीक है। मास नंबर का रेशियो होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गोल्ड वाला रेशियो रेडियस अपॉन आइसोटोप 197 और 107 दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग। इसी फॉर्मूले को दो बार लिखो और डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 197 अपॉन 107 होल टू द पावर 1/3, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 2 तो आ नहीं सकता, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है, 3 भी नहीं आ सकता, तो पहला ऑप्शन ही होगा 1.23। प्लीज़ इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है, मैं इस पेपर को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप घर पे दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया 1.23। इसमें कैलकुलेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा खोपड़ी लगाएंगे तो काम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द EM वेव्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर, राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। हाँ, ये याद करने वाली चीज़ है बच्चों। EM वेव्स में आपको जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके पास जो स्पेक्ट्रम है, सबका यूज़ याद करना पड़ेगा, सबके फ्रीक्वेंसी का रेंज याद करना पड़ेगा, किससे कहाँ रेंज होता है। तो ये गामा फ्रीक्वेंसी होता है ना, गामा रे यूज़ करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आप लोग याद करोगे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा EM वेव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है थिन ओजोन लेयर ऑन टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, वाई। ये भी EM वेव्स का क्वेश्चन है। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में है बच्चों, वो क्या करता है, सन से आ रहे जो अल्ट्रावायलेट के हार्मफुल रेज हैं जिससे स्किन डिजीज हो सकता है, ओजोन लेयर उसको ऊपर में ही रोक लेता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही स्क्रीन कर लेता है, रोक लेता है। दैट इज़ फॉर गुड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। What is the amount of the momentum transferred by the EM waves incident on the surface so small? मोमेंटम जो ट्रांसफ़र करता है EM waves किसी सरफेस पे, वो इतना कम क्यों होता है, छोटा क्यों होता है। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि आपको मोमेंटम का फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए। मोमेंटम एनर्जी अपॉन स्पीड, एनर्जी अपॉन स्पीड, ये U/c के फॉर्म में आपको अपने बुक में भी मिल जाएगा, NCERT में मिल जाएगा। तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है EM वेव्स की, राइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड है कि पूरा का पूरा जो मोमेंटम यहाँ पे हमें मिलेगा वो कम हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ मेक ए नोट, इसको लिखते जाओ। जो जो आपको लगता है नई नई चीज़ें हैं, उस इन्फॉर्मेशन को आप लिख लो, उसे याद कर लो, मेमोरी में डाल लो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, देखो बेटे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, ये पूरा स्पेक्ट्रम समझा रहा है हमें, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बिलो हुज सीरीज लिमिट कॉरस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ फॉर n इज इक्वल टू लैम्डा, n इज इक्वल टू सॉरी इन्फिनिटी। बाय यूजिंग एबम स्पेक्ट्रा राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सीरीज लिमिट फॉर द सीरीज ऑब्टेन। सीरीज लिमिट की बात हो रही है, ठीक है। सीरीज लिमिट का मतलब ये होता है whose series limit corresponds to wavelength for n is equal to lambda। n जब लैम्डा, n जब इन्फिनिटी हो जाए तो हम लोग उसको सीरीज लिमिट बोलते हैं, उसके लिए लैम्डा मांग रहा है ये। तो फार्मूला एक्चुअली हमारे को यहाँ पे रिलेशंस मांग रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी कि ये पूछ क्या रहा है आखिर, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर सीरीज लिमिट, यानी कि वेवलेंथ का लिमिट मांग रहा है ये, क्या क्या लिमिट हो सकता है। तो हमें तो फार्मूला मालूम है। अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर को करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है बच्चों।
सो आप लोग केयरफुली देखना, मैं कैमरा चेक कर लूँ एक बार, शायद आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ, ध्यान से करना है बच्चों। अब जब हम लाइमन की बात करते हैं तो ये कहाँ है, N1 1 फिक्स होता है किसी भी लाइमन सीरीज के लिए। N1 की वैल्यू फिक्स होती है 1, N1 इज इक्वल टू 1, और N2 क्या होगा 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक। और जब हम लिमिट की बात करेंगे तो लैम्डा की लिमिट क्या होगी, N1 तो 1 तो फिक्स है बेचारा, क्या करेगा। N2 आप इन्फाइनाइट ले लो तो 1 से लेकर इन्फाइनाइट के रेंज के लिए जो n है उसके लिए लैम्डा हम लोग निकाल देंगे। दिस इज द सीरीज लिमिट, इसी को बोलते हैं सीरीज लिमिट। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा मुझे क्या मिल जाएगा 1/r। ये लाइमन सीरीज के हुआ। बार्मर के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन जब बार्मर की बात करेंगे N1 की वैल्यू 2 लिखेंगे, N2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। वो भी मैं करके बता देता हूँ आपको, ये आप नोट डाउन कर लो बच्चों। हम लोग बार्मर के लिए कर रहे हैं, तो बार्मर के लिए हमें क्या मालूम है, N1 2 की वैल्यू फिक्स है और N2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा सीरीज। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। सो 1 अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा r/4 हो जाएगा, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4/r। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इससे हमें लैम्डा का रिलेशनशिप आ गया। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। तो ये हम लोगों ने काम किया है, लैम्डा इज इक्वल टू 4/r किसके लिए किया है, बार्मर सीरीज के लिए। सिमिलरली पैसन सीरीज के लिए भी कर लेंगे। पैसन के लिए क्या करेंगे, N1 की वैल्यू 3 होगी, N2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। सो वी कैन फाइंड लैम्डा फॉर ईच ऑफ द वैल्यूज। प्लीज़ आप इसको करना जरूर। हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यूजिंग बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल स्टेट in hydrogen atom is n times the de Broglie wavelength associated with it। आपको समझ में आया, समझना पड़ेगा। यहाँ बोला गया show that the circumference of the electron in the nth orbital state, circumference जो है वो क्या है, n times the de Broglie wavelength है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने बोर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था बहुत बार, mvr is equal to nh/2π। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो बोर ने दिया था, तो आप इसको सर्कमफ्रेंस के टर्म में बात करोगे ना। सर्कमफ्रेंस, ये देख लो, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो 2π को मैं इधर ले जा रहा हूँ, दिस इज 2πr, और mv को मैं नीचे ले आऊँगा, दिस इज nh/mv। ठीक है, तो h/mv क्या होगा, दिस इज h/mv। h/mv तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ही तो होता है। सो आई कैन राइट 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। ये मिल गया मुझे, ये मुझे प्रूफ करने को यहाँ पे बोला गया था। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको, यस। आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में खुद से भी ट्राई कर सकते हो, नहीं होगा तो वीडियो को ऑन करके आप आगे बढ़ सकते हो। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, what is the maximum number of spectral lines which can be emitted when it finally moves to the ground state। ठीक है बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले आप इसको लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग करो और वाला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। देखो बेटे, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक, n इज इक्वल टू जब 1 लेते हैं तो वो होता है ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 लेते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 लेते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो आएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर में, हम लोग लिखेंगे एक फॉर्मूला लिख लो आप, n इंटू n-1
डिवाइड बाई 2। ये होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करने के लिए व्हेन फाइनली इलेक्ट्रॉन मूव टू द ग्राउंड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 4 हो गई, तो आप यहाँ 4 डाल दो, यहाँ 4 - 1 डिवाइड बाई 2, 4 - 1 3 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, तो आंसर आ गया 6। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वुड बी 6 हेयर। प्लीज़ 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 मेक ए नोट। जो भी आपको नया चीज़ लगता है प्लीज़ उसको लिख लिया करो, अलग से हाइलाइटर देख के हाईलाइट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज़ रीड दिस क्वेश्चन बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। आप ध्यान से इसको देखो और सोचो कि हाउ टू एग्जीक्यूट दिस। Two convex lenses A and B of an astronomical telescope having focal length 5 cm and 20 cm, दोनों का focal length given है, are arranged as shown. तो which one of the two lenses you will select as the objective lens and why? देखो बच्चों, जब भी हम लोग टेलीस्कोप की बात करेंगे ना, तो टेलीस्कोप का काम क्या है, रेज को, जो इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं, स्टार से, प्लैनेट से जो रेज आ रहे हैं, वो इंटर करेगा लेंस में। उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा लेंस चाहिए होता है, छोटा लेंस नहीं। लाइट गैदरिंग पावर लेंस की ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो बड़ा वाला जो हमारा लेंस है वो इस्तेमाल होगा एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के रेज को लेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है बच्चों, सो बड़ा वाला चूज करना हमेशा टेलीस्कोप के लिए। What should be the change in the distance between the lenses to have the telescope in its normal adjustment position? इस पे ध्यान देना है। नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन का मतलब होता है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप मस्ट बी इक्वल टू f0 प्लस fe। ये होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब दोनों का फोकल लेंथ जो आएगा सम करेंगे, दैट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो दोनों का फोकल लेंथ कितना है, 5 और 25 है ना, तो ये फोकल लेंथ हो गया 5 और 25, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन ये 15 सेंटीमीटर विच इज रॉन्ग पोजीशन। इनको 10 सेंटीमीटर और बढ़ाना पड़ेगा। अरे यही चेंज पूछ रहा है ना, 10 सेंटीमीटर का चेंज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। ये होता है f0 अपॉन fe। ठीक है, तो बड़ा वाला जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव है, वो ऊपर होगा, दैट मीन्स 20 होगा, छोटा वाला नीचे, तो ये 4 हो गया, 20/5 दैट इज 4 मैग्निफिकेशन। चलो अच्छी बात है। इसके बाद क्या है, What are extrinsic semiconductors on the basis of valence band model? Explain how a pure semiconductor of germanium silicon be converted into n-type semiconductor। ठीक है बच्चों, तो इसका मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा जो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ है, और इसका नोट्स भी मैं डाल दूंगा बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गो थ्रू दिस। जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें मुझे मिलेंगी, मैं उसके नोट्स वीडियोज़ में इसके बॉक्स में डालता जाऊँगा। प्लीज़ आप लोग देखना ज़रूर। डिस्क्राइब अ फोटो सेल एंड मेंशन फ्यू ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है फोटो सेल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और देखो। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है फोटो सेल मेंशन एप्लीकेशन से पूरा का पूरा ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसके नोट्स में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस मेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, आपने तो पढ़ाया ही नहीं है कि ऑब्जर्वेशंस क्या होगा इसका। भाई ऑब्जर्वेशंस का मतलब है जो आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है ना, उसमें जाओ। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल वाले। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mb, ये पढ़ा ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ हमने क्या देखा
कि ये जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। इस तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये मतलब ये हो गया केस नंबर 1, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, फास्ट मूविंग पार्ट के रेस्ट पे हो जाए, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा बिकम्स इन्फिनिटी। यानी कि कोई अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो हम लोग उसके लैम्डा को डिफाइन ही नहीं कर सकते, राइट, विजुअलाइज ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि अब इन्फिनिटी का क्या मतलब है, कांट डिफाइंड। यानी कि जो भी पार्टिकल रेस्ट पे है उसकी जो वेवलेंथ होगी कैन नॉट बी डिफाइंड, ये लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्स का रिलेशन है, ये तो हम बता सकते हैं। ये वेलोसिटी है हमारे पास, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो लैम्डा भी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो वेवलेंथ बढ़ जाता है, इनवर्स का रिलेशन है, ये हम बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 7th का फर्स्ट क्वेश्चन। 7th का फर्स्ट में क्या लिखे हम लोग, डबल कॉन्वेक्स लेंसेस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास और रिफ्रैक्टिव। डबल कॉन्वेक्स लेंस यानी कि आपके पास ऐसा कोई लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 गिवन है, 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। फटाफट आप फॉर्मूला लगा लो जो हम लोगों ने ड्राइव किया था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 30 डाल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, यहाँ कोई मीडियम, E1 तो मीडियम के लिए होता है, लेकिन मीडियम यहाँ कुछ नहीं है तो एयर है तो 1 ले लेंगे, और रेडियस 1/r ले लो, और R2 का जो रेडियस इधर लाई करेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मुझे -r लेना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करके r निकाल लेंगे। बड़ा इजी है, बहुत ही ईजी, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप नोट कर लो, r यहाँ से फाइंड कर लो, ठीक है, बहुत ही ईजी है भैया, लेकिन धीरे धीरे समझना है, चीज़ों को समझना है और लिखना है, ठीक है बच्चों। हाय, अब क्या करें, ये देखो डायग्राम क्या दे दिया इसने, कैसाग्रेन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ये, है ना। ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, बहुते बार देखा होगा बबुआ। सच ए टेलीस्कोप इज बिल्ट विद द मिरर्स 20 mm अपार्ट, ओके, ये 20 mm अपार्ट है, ये 20 mm। Radius of curvature of larger mirror is 220. Radius of curvature larger mirror is 220 mm and a small mirror is 140 mm. Then where will be the final image of an object at infinity? Object infinity पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो क्या होगा बच्चों, हमें इमेज कहाँ मिलेगा ये पता करना है। चलो पता कर लेते हैं। तो फाइनली ये इमेज बना रहा है सेकेंडरी वाला, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वाले के लिए काम करके देखते हैं थोड़ा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इससे टकराएगा तो इसके फोकस पे आएगा, है ना। ये क्या होगा, इसको अगर आप रे को आगे बढ़ाओ ऐसे तो क्या होगा, ये बड़े वाले का फोकस मिलेगा आपको। तो बड़े वाले का रेडियस तो मालूम है, यानी कि फोकस हम मालूम कर सकते हैं। बिगर वन फोकस क्या हो जाएगा, रेडियस डिवाइड बाई 2, यानी कि 110 mm। 110 mm हो गया फोकल लेंथ, ठीक है, यानी कि ये हो गया पूरा फोकल लेंथ। अब ये तो बड़े वाले के लिए हमने निकाला ना, यहाँ पर बड़ा वाला क्या करेगा, बड़ा वाले को जो रे मिल रहा है वो तो इन्फिनिटी से मिल रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा, इसके फोकस पे आएगा, बड़े वाले के फोकस पे आएगा, जो कि 110 mm हो गया डिस्टेंस, है ना। यहाँ से यहाँ तक 110 है, 110 में आप 20 को हटा दो। दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर स्मॉल मिरर। ध्यान से देखना है बच्चों, टोटल जो डिस्टेंस है 110 mm है, यहाँ पे इस फोकस पे आएगा। वर्चुअल है ये, वर्चुअल
इमेज फॉर बड़ा वाला, तो छोटे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये 110 में से आप 20 हटा दोगे ना, तो 90 mm आ गया छोटे वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, लिख लो ध्यान से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या हो जाएगा 110 माइनस 20 यानी कि 90 mm। लिखते रहो मेरे साथ साथ ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अब हम लोग छोटे वाले के लिए मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। छोटे वाला ही फाइनली इमेज को थ्रो करके फिर इमेज रे को थ्रो करके इमेज बना रहा है। तो v मुझे मालूम नहीं है, u तो मालूम पड़ गया ना 90। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 70। बस कैलकुलेट करते हैं फटाफट, डू इट। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, v आ जाएगा, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। चलो वैसे कैसाग्रेन पे देखो न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। आए तो आप सोच सोच के कर सकते हो बच्चों, इसलिए मैंने पेपर को चूज़ किया है कि कुछ नया चीज़ सिखाऊं आपको। ये ट्राई करके देखो बच्चे, पढ़ के देखो एक बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये और के बाद का क्वेश्चन है, इसमें सिंगल डिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट अ स्लिट ऑफ विड्थ d, a slit of width d is illuminated by wavelength of light 650 nanometer. For what value of a small d will the first minimum fall at an angle of diffraction of 60 degree? First minimum, तो बच्चों मिनिमम के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। यही पढ़ा था हम लोगों ने। फर्स्ट मिनिमम के लिए n इज इक्वल टू 1 यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन, यहाँ पे 60 डिग्री लेने को बोल रहा है तो ले लेते हैं भैया। हमारा क्या जाएगा, वेवलेंथ भी 650 नैनोमीटर है। 650 नैनो का मतलब हो गया -9, 2d साइन 60 का मतलब हो गया √3/2। 2 तो ख़त्म हो गया, ये क्या मिलेगा 650 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई √3। देखो भैया आ गया, मेरा क्या जाएगा, मैक्सिमम फॉल यानी कि फर्स्ट मैक्सिमम फॉल का मतलब हो गया फर्स्ट मिनिमा। अब उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2n-1 λ/2 2d sin थीटा। ठीक है, यहाँ भी 60 डिग्री ले लो। कितने इजी क्वेश्चन देते हैं यार, लल्लू क्वेश्चन देते हैं, लल्लू राम की तरह, है ना। इतने इजी नहीं देने चाहिए, बहुत ख़राब बात है ये। ठीक है, तो यहाँ भी n की वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है, 650 नैनोमीटर यहाँ भी है, और ये हो जाएगा √3/2। यहाँ से d निकाल लो भैया, बड़ा इजी दे दिया है तो फिर मन ही नहीं करता करने का। सेकेंड पोर्शन ये मैं हटा देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यू आर स्मार्टर गाइज। चलो बढ़िया। सेकेंड पोर्शन, in Young's double slit experiment, the two slits 0.15 mm apart are illuminated by monochromatic light of wavelength this. The skin is 1 meter away from the slit. The distance of the second bright fringe. बताइए भैया, फॉर्मूला तो लिख ले पहले, y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल d/d। तो ये क्या है, ये मैक्सिमा के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। तो सेकंड ब्राइट का मतलब n की वैल्यू 2 ले लेंगे भाई, 3-4 थोड़ी लेंगे n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या हो गया, n की वैल्यू 2 ले लो, लैम्डा 450 नैनोमीटर है, 450 × 10⁻⁹, कैपिटल D 1 मीटर गिवन है, और ये है 0.15 mm, ये y आ गया। इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, शक हो रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पिंच कर रहा हूँ मैं। डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि y इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा d/2d। बताइए, ठीक है क्या करें। सेकेंड डार्क फ्रिंज, n की वैल्यू 2 डाल दो,
y इज इक्वल टू 2 टू द 4 प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d। लैम्डा ही पता है, कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी पता है, सब पता है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। उफ, ये तो वही हुई ना, आलू काटो, नमक मिर्ची डालो, सब्जी बन गई। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट। अब स्क्रीन को यहाँ से हिला रहा है ये, स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट। बच्चों इसको आपको ध्यान से समझना है थोड़ा, बच्चे तो समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। क्या होता है ना, दिस इज द लेंस, छोड़ो लेंस की बातें क्या करें। ये जो हमारे पास डबल स्लिट होता है, डबल स्लिट की बात करनी पड़ेगी। और ये स्क्रीन होता है, यहाँ पे लाइट सोर्स होता है, स्क्रीन से ये कहीं पे जाके ये कहीं पे स्ट्राइक करेगा। दिस इज कैपिटल डी एंड दिस इज स्मॉल डी, ठीक है। हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट। हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, और फ्रिंज विड्थ की पैटर्न, फ्रिंज विड्थ की मांगा गया है ना, फ्रिंज पैटर्न लैम्डा डी बाई डी होता है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ये कैपिटल डी को बढ़ा दिया गया, जब कैपिटल डी बढ़ जाएगा तो मैक्सिमा ये कहीं ऊपर चला जाएगा, y की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। y तो यही होती है ना, यानी कि जो मैक्सिमा है वो ऊपर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, या मिनिमा भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और फ्रिंज विड्थ क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू कैपिटल डी है, यानी कि फ्रिंज का जो विड्थ है ना और चौड़ा हो जाएगा, विड्थ बड़ा हो जाएगा, यानी कि फ्रिंज विड्थ चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बच्चों क्या बताऊं इसमें मैं, आप कुछ है ही नहीं बताने को, बस यही लिखना है आपको, फुल मार्क्स गारंटीड है। नेक्स्ट है स्टेट ब्रीफली प्रोसेस वर्ल्ड फॉर पीएन जंक्शन। कोई आया है गेट पे, खोल के आता हूं, आप क्वेश्चन देखो। हाँ बच्चों देखो और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। State briefly the processes involved in the formation of PN junction, explaining clearly how the depletion region is formed। ये सब सारा हम लोगों ने नोट्स बनाया हुआ है बच्चों। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो भी डाल दूंगा, जिसमें मैंने काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो बनाए हुए हैं, वो मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। यूजिंग दी नेसेसरी सर्किट डायग्राम शो हाउ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन आर ऑब्टेन्ड। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग है, ठीक है। इसका वीडियो हम लोगों ने किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है, बार बार किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब डाल दूंगा वीडियोस। डेप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल है, सर्किट डायग्राम, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब, इस सारों के वीडियो, ये सब सारे हम लोग यहाँ से आते हैं, बहुत बार किया हुआ है सारे की चीज़ें। सबके वीडियोज़ में एक एक करके डाल दूंगा, किसी के नोट्स भी डाल दूंगा, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये भी हम लोग ने ड्राइव किया, अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है जिसमें कि रेडियस है, टोटल एनर्जी है, सारी चीज़ें हैं। अब रह गई ये कैलकुलेशन ऑफ बार्मर सीरीज वाला, ये तो कुछ नहीं है बेटा, बड़ा ईजी है। 1 लैम्डा इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें R की वैल्यू दी गई है, तो आप डाल दो यहाँ पे R की वैल्यू 10 टू द पावर 1.097 को आप 1 भी ले सकते हो, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू फिक्स होती है किसके लिए, बार्मर के लिए। लाइमन, बार्मर के लिए क्या होता है, n1 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ आप 2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। n2 हमारे को है नहीं, अल्फा है, ध्यान से कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको मैं छोड़ दिया था, H अल्फा लिखा हुआ है, ये मेरे नज़र से निकल गया था। H अल्फा लाइन का मतलब हो गया आपको ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया n2 को आपको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। n2 को इन्फिनिटी लोगे तो 1/∞ ये गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर आप अल्फा यहाँ से निकाल सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है बच्चों। प्लीज़ मेक ए नोट, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ तो बच्चों आपने इस पूरे पेपर में क्या सीखा, इस पूरे पेपर में हमने ये सीखा है बच्चों, कोई नया चीज़ मिले तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करो, और फुल लेंथ पेपर जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, डेली 1-2 करके अगर आप 8-10 पेपर कर लेते हो बच्चों, तो बहुत आपको अच्छा रिवीजन होने वाला है। और
बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको मिलेंगी, उसको आप नोट डाउन कर लोगे। अगर 10 पेपर करते हो तो 20 ऐसी चीज़ें आपको नई चीज़ें मिल जाएंगी जो आप सीख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो और अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हो। तो बच्चों, टारगेट तो यही है कि हमें फुल लाने हैं, 35 आउट ऑफ 35 लाने हैं, ताकि हम लोग दुनिया को दिखा पाएँ कि हम लोग कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं, हम फोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत टाइम है हमारे पास अभी, आराम से पढ़ो, डेली एक दो पेपर करो, एक सुबह एक रात में कर लो, दिन भर अपनी वीकनेसेस पे काम करो, चैप्टर वाइज काम करो, डेरिवेशंस पे ध्यान दो, एटम्स, न्यूक्लियाई, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑप्टिक्स में भी बनते हैं, तो इन सब पे हमें ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, आई एम 24/7 ऑन, यू कैन सेंड मी कमेंट्स, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स, यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट्स, आई एम अवेलेबल। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, मैं भी आपके साथ 24/7 अवेलेबल रहूँगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।